स्वर निवेश। स्वर निवेश। दोस्तों, भारतीय राजनीति के इतिहास में अनूठा अध्याय। जी हां, देश की तीसरी प्रधानमंत्री 1966 से 1977 और 1980 से 1984 तक एक लौह प्रतीक, अद्वितीय व्यक्तित्व, जिसने बतौर प्रधानमंत्री सिर्फ कामकाजी पद नहीं संभाला, अपितु एक मिसाल कायम की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। सिर्फ राजनीति नहीं, अपितु उसके परे जहां देश के लिए उनका बलिदान अति स्मरणीय है। जी हां, श्रीमती इंदिरा गांधी। 1999 में श्रीमती गांधी को बीबीसी ने वुमेन ऑफ द मिलेनियम घोषित किया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी। इसके पीछे वो पढ़ाई और आदर्श भी थे जो उन्हें विश्व भारती में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से मिले। ये अवसर जीवन में कभी कभार ही आता है जब आप राजनीति से इतर संस्कृति को जानते हैं। श्री राम मनोहर लोहिया ने उन्हें एक नाम दिया था, म्यूट डॉल, लेकिन इंदिरा जी ने एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी किसी और के लिए नामुमकिन है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को पार कर एक परिपक्व राजनीतिज्ञ बनना। बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी की ही देन है। 1971 के पाकिस्तानी सिविल वॉर में उनकी भूमिका यादगार थी, जिसने दक्षिण एशिया में उनके विचारों का लोहा मनवाया। बांग्लादेश के निर्माण में उनकी भूमिका ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। उन्हीं के समय इंदिरा डॉक्ट्रिन भी मशहूर हुआ। विश्व राजनीति में श्रीमती गांधी एक अनुपम उदाहरण बनी। एशिया पैसिफिक और कॉमनवेल्थ में श्रीमती गांधी की आवाज न केवल बुलंद अपितु विश्वसनीय थी। पूर्वी अफ्रीका में भी उनकी भूमिका यादगार और कारगर रही। हरित क्रांति, आर्थिक नीति, खेल, पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रों में उनका काम सिर्फ भारत के भविष्य के लिए था। आइए इस स्वप्नदर्शी को सुने। शिक्षा एक ऐसी विषय है जिसमें रुचि रखना आवश्यक है उन सबों के लिए जिनको देश की भविष्य की परवाह है। शिक्षा एक स्तंभ है जिस पे समाज खड़ी रहती है। बहुत वर्षों से हमारा प्रयास रहा अपनी शिक्षा में परिवर्तन लाना, अपनी समाज में परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन लाना। और बहुत से नियम बने हैं, कायदे बने हैं, प्रचार हुआ है, लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं प्राप्त हुई क्योंकि शिक्षा में जितना परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये इसके माने नहीं है कि हमारी शिक्षा पूरी बुरी है, न ये माने है कि केवल भारत की शिक्षा के सामने ऐसी समस्या है। ये समस्या, यह प्रश्न दुनिया के सभी देशों के सामने आज है कि जो सारी दुनिया में विज्ञान के बढ़ने के कारण, टेक्निक के बढ़ने के कारण जो परिवर्तन जनता के जीवन में आ रहा है, चाहे धनी देश हो चाहे गरीब देश हो, उस बदलती हुई दुनिया में हमारे बच्चे पैर कैसे जमाएं। अभी जो लोग मांग करते हैं शिक्षा की परिवर्तन की, तो कभी कभी एक बहुत पतली निगाह से उस प्रश्न को देखते हैं, केवल इससे कि हमको तुरंत नौकरी मिलेगी कि नहीं, रोजगारी मिलेगी कि नहीं। अब रोजगारी तो बहुत आवश्यक है और सबको मिलनी चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन रोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो बदल सकती है। आज एक काम की ज़रूरत है, 5 साल या 10 साल बाद हो सकता है कि उस काम की उतनी ज़रूरत नहीं हो देश को। तो शिक्षा ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एक ऐसी ताकत दे हमारे बच्चों को, जो इस बदलती हुई दुनिया में वो अपने पैर रख सकें और एक चीज़ की ज़रूरत न हो तो दूसरी चीज़ में पैर जमा सकें। शिक्षा एक बहुत बुनियादी चीज़ है और हमारे जितने प्राचीन महान महात्मा लोग रहे, चाहे स्वामी विवेकानंद हों चाहे दूसरे हों,
उन्होंने सबने ये कहा कि शिक्षा जो सीखते हैं वो शिक्षा नहीं है, लेकिन जो बनते हैं वो है, कि किस प्रकार के मनुष्य हम बनते हैं वो शिक्षा को उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस वाद्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले पंडित रामनारायण को भला कौन नहीं जानता। सोलो कंसर्ट के लिए पंडित रामनारायण ने सारंगी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। उन्होंने अपनी संगीत यात्रा के अहम पड़ाव में ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से 1944 में संगीतकार के रूप में काम शुरू किया। भारत पाक विभाजन के समय 1947 में पहले वे दिल्ली आए और फिर 1949 से मुंबई में सिनेमा से जुड़े। सारंगी जैसे उपेक्षित वाद्य से उनका अनंत राग है। उन्हीं की बदौलत अनेक शागिर्द सारंगी सीखकर आगे बढ़े। पंडित जी को सन 2005 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। अपने वादन में निखार के लिए पंडित जी ने आरंभिक शिक्षा ध्रुपद में अर्जित की। उनके पहले गुरु श्री उदयलाल थे। श्री माधव प्रसाद से उन्होंने ख्याल की शिक्षा भी पाई। बाद में ऑल इंडिया रेडियो के संगीत प्रोड्यूसर श्री जीवनलाल भट्ट ने उन्हें अब्दुल वाहिद खान साहब से मिलवाने में मदद की, जिनसे उन्होंने शास्त्रीय रागों के पाठ सीखे। लगन और शिक्षा का ही सुफल था कि पंडित रामनारायण को पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, बड़े गुलाम अली खान, हीराबाई बड़ोदकर, कृष्णराव शंकर पंडित और उस्ताद आमिर खान साहब की संगत का अवसर मिला। 1949 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने का निर्णय लिया। उनके 78 आरपीएम के 3 रिकॉर्ड निकले, एलपी रिकॉर्ड्स भी निकले। उन्होंने फिल्मी गानों में संगीत दिया और गाने भी संगीतबद्ध किए। अदालत, गंगा जमुना, हमदर्द, कश्मीर की कली, मिलन और मुगल आजम में उनका काम आज भी मील का पत्थर है। 1952 से उनके सोलो कंसर्ट्स देश विदेश में शुरू हुए और उनकी कला को खूब सराहा गया। अफगानिस्तान, जर्मनी, लंदन से शुरू हुए उनके प्रदर्शन पूरी दुनिया में छा गए। आइए किराना घराने के इस अजीम कलाकार पंडित रामनारायण को सुने। 1948 में आमिर खान साहब आए दिल्ली रेडियो से गाने के लिए। CNO एक सर्विसेज होती थी वहाँ पर, एक्सटर्नल सर्विसेज। वहाँ पर उनका सुबह का प्रोग्राम था आधे घंटे का। ये मैंने आमिर खान को पहली दफ़ा सुना। तो जब इन्होंने गाना, मेरी ड्यूटी थी बजाने की और पूरा स्टूडियो भरा हुआ था। आज भी कुछ लोग उस बात के विटनेस हैं। वो अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई, लेकिन हुआ यूं कि एक ताले में जो तराना है, ताना दे रे ताना ना दे तुम दे ता, तो ये दुरत की चीज़ है और इसमें तानी ही हो सकती है। तो मेरे मन में पता नहीं क्या आई कि वो जब ताने कहते थे तो मैं गज नीचे रख देता था, और जब वो सम पे आते थे तो वहीं से मैं शुरू करता था जो पैटर्न उन्होंने शुरू किया था तान का, और वो कैसे सम पे आते थे वैसे ही मैं आता था। उनको सुनना पड़ रहा था वो सब। तो आधे घंटे में 15 मिनट वो गाए और 15 मिनट मैंने बजाया। उसके बाद मैं मुंबई आ गया, आमिर खान भी यहाँ आ गए। उसके बाद उन्होंने सारंगी लेना ही बंद कर दिया। ये बात यूं हुई है, सारंगी के अकम्पनीमेंट बंद होने का एक कारण ये था। दूसरा कारण था कि कुछ सारंगी प्लेयरों ने बहुत बुरा बजाया,
इसलिए भी बेचारे गवैये तकलीफ में आ गए, तो उनका यार नहीं चाहिए। अब रेस्पेक्ट की बात सुन लो, वो ये है कि ये जो महात्मा लोग थे, कृष्णा शंकर पंडित, ओंकारनाथ ठाकुर, इन लोगों के साथ मुझे आनंद भी आता था, अदब भी मैं इनका करता था, और उतना ही बजाता था जितना वो चाहते थे। जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। और मैं आपसे क्या कहूं, चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हंसी चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है। ये आवाज किसी पहचान की मोहताज नहीं। उनकी लोकप्रियता का मापदंड 1970 के एंग्री यंग मैन की भूमिका से शुरू होता है। 1970 से 1980 के दशक में उनके काम पर टिप्पणी करते हुए फ्रेंच डायरेक्टर फ्रैंकोइस ट्रॉफर ने कहा, वन मैन इंडस्ट्री। उन्होंने फिल्मों में गाने गाए और केबीसी के सफल एंकर बने। अपने पिता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन से उन्हें सांस्कृतिक और साहित्यिक शिक्षा मिली। कहते हैं उन्हें अमिताभ नाम सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने दिया था। फिल्म आनंद में सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण प्रदान किया गया। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, फ्रांस सरकार द्वारा सम्मान, एक्टर ऑफ सेंचुरी अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुए। बीबीसी के ऑनलाइन पोल में उन्हें ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ स्क्रीन चुना गया। कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले अमिताभ जी आकाशवाणी के माध्यम से क्या कह चुके हैं, आइए सुने। मैं अगर ऐसा कहूं कि मैं सब कुछ कर चुका हूं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सब तरह के किरदार हम लोग कर चुके हैं, उन्हें निभा चुके हैं, और हमारा दायरा जो है वो बहुत छोटा है, इसलिए उसी के अंदर हमें खेलना पड़ता है। हम जो कुछ भी अदाकारी करते हैं वो सिखाई हुई नहीं है, वो केवल उसकी बुनियाद जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंसान पड़ जाए तो वो कैसे कहेगा, क्या कहेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होगा, उसके मुंह से आवाज़ कैसे निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये सब बातें जो हैं ये सब ह्यूमन ऑब्जर्वेशन से, यानी एक्चुअल लाइफ में अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है और अगर उसे किसी ने ऑब्जर्व किया है और अगर उसे किसी ने अपने दिमाग में रखा है, फिर उसे कभी किसी फिल्म में डाला है या उसके बारे में कभी लिखा है, उस चीज़ को या तो पढ़ के या तो देख के हम लोग काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी फीलिंग होती है कि कुछ अपने ढंग से कुछ कहा जाए या अपने ढंग से कुछ किया जाए, ये फीलिंग मुझ में है और मुझे यकीन है कि मेरे जितने भी साथी उनके भी मन में होगी। और कुछ लोग जो हैं वो उस फीलिंग को पूरी करने के लिए या तो अपनी कहानियाँ खुद लिखते हैं या अपनी फिल्में खुद डायरेक्ट करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने मन से बना सकें। लेकिन कलाकार के लिए अब मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जब वो ऑब्जर्व कर रहा है किसी एक, मान लीजिए किसी सिचुएशन को, तो उस समय क्या वो कलाकार है या वो एक इंसान है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई है और मैं एक इंसान के रूप में उस स्थल पर पहुंचा जहां मृत्यु हुई है, और मान लीजिए कि जिसकी मृत्यु हुई है वो मेरा कोई निजी है, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा क्या रिएक्शन होगा? क्या मेरे अंदर जो कलाकार है उसका बटन दब जाएगा कि साहब यहाँ मृत्यु है, देखो फलां कैसे रो रहा है,
या फलां क्या कर रहा है, या मेरे अंदर मेरा जो ह्यूमन बीइंग है उसका बटन दबेगा कि साहब मुझे भूल जाना चाहिए कि मैं कला करूं, मेरा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कट हो जाना चाहिए। लेकिन मैं अब ये आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा डर है इस बात का कि अगर भगवान ना चाहे ऐसा कभी हो जाए कि मेरा कोई निजी सामने पड़ा है, उस समय मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? क्या मैं ह्यूमन बीइंग बन जाऊंगा? क्या मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा? या क्या मैं वो नॉर्मल इंसान को हटा करके एक कलाकार बना रहूंगा और सिर्फ नोट करता रहूंगा कि वो कैसे कर रहा है, वो क्या कर रहा है, या वो क्या कर रहा है? मुझे इस बात का बहुत डर है, क्योंकि अभी तक भगवान की दया से ऐसा सिचुएशन मेरी जिंदगी में नहीं आया है। लेकिन मैं डरता हूं कि अगर वो आ गया किसी दिन तो मैं किस तरह उस पर रिएक्ट करूंगा, और अगर मैंने कभी गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया तो उसका असर दूसरों पे क्या होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि हर एक इंसान जो है वो कुछ हद तक कलाकार होता है, चाहे वो फिल्म के सामने जाए, चाहे वो फिल्मों में काम करे, चाहे वो थिएटर में काम करे या ना करे, इंसान कलाकार होता है, पैदाइशी कलाकार होता है। साथियों, आइए अब हम आपको हिंदी कविता में सोनेट लेखन के अकेले जगमगाते स्तंभ त्रिलोचन शास्त्री से रूबरू कराते हैं। हिंदी के आधुनिक कविता के शिखर नागार्जुन और शमशेर के साथ उनका नाम आदर से लिया जाता है। भाषा नहीं, भाषाओं के विद्वान त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख कृतियां हैं दिगंत और धरती। उन्हें साहित्य अकादमी और शिलाका पुरस्कार भी प्राप्त हुए। भारतीय सामान्य जन का कविता में गान करने वाले त्रिलोचन शास्त्री कहते हैं, साहित्य वस्तुतः जीवन से ही निकला है और जीवन को ही समझने के लिए नाना रूपों कलाओं में व्यक्त हुआ है। जीवन जैसे बहुत व्यापक होता है, वैसे ही साहित्य भी नाना विध का और अनेक फॉर्म इसके वो होते हैं। तो साहित्य को जीवन के संदर्भ में पूरी तरह समझने के ख्याल से मेरी रुचि धीरे धीरे मृदंग की ओर आकृष्ट हुई और बाद में तबला बजाने वाले मृदंग बजाने वालों से अलग हाथ चलाते हैं। तो मैंने देखा कि तबले में कंठे महाराज का नाम है बनारस में, और वो प्रातः स्मरणीय तो हैं मेरे। उनके यहाँ एक साथी ने जिक्र किया, जब मैंने उनसे कहा कि मैं तबला सीखना चाहता हूँ, पहले उन्होंने बताया कि भाई तुम साहित्य में हो, साहित्य ही करो। तो मैंने कहा तबला भी तो साहित्य में है, लेकिन उन्होंने मुझको प्रभावित करने की पूरी चेष्टा की। अंततः उन्होंने कहा कि मेरा तो परिचय है उनसे, मैं चल करके तुम्हें तुम्हारा परिचय कराऊंगा और महाराज अगर मंजूर करेंगे तो पढ़ना उनसे। मैं गया वहाँ और उनके पास उन्होंने परिचय दिया। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि आपकी रुचि इस पर हुई है, कम बातें हुई हैं, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि आप पूरा नहीं करेंगे। मैंने कहा गुरुजी, और गुरुजी कहने का अधिकार मैंने कहा गुरुजी पहले ही से भविष्यवाणी कर देंगे तब तो मेरी हिम्मत छूट जाएगी, आप पहले सिखाइए। तो खैर वो सिखाने को तैयार हुए और बोले कि कल से आइए। मैंने कहा आज कुछ देर बैठने की इजाज़त है? बोले बैठिए खुशी से, बराबर। तो यह है कि दूसरे दिन से उन्होंने शुरू किया तो उसके बोल बताए और तमाम, और यह बताया कि तबले का काव्य से घना संबंध है, लेकिन काव्य की विधा अलग चली जाती है, तबला अलग। इन दोनों का मेल कम देखा जाता है, लेकिन मेल हो जाए तो आदमी इधर या उधर ही का होगा। तो यह है कि जितना सिखाया था आरंभिक चीज में, मैंने यह पाया कि हिंदी में जो छंद शास्त्र है, उस छंद शास्त्र का बड़ा संबंध है तबले के बोलों से। तो जैसे स्वर संगीत है और शब्द संगीत, पद भजन आदि जो लिखे हुए हैं वे तो शब्द संगीत है, और जो लिखे नहीं गए वे स्वर संगीत है। स्वरों की लिपि
बाद में तय भी हुई। नहीं तो गुरुजन स्वरों का बताते थे, आलाप आदि में उसी का अभ्यास है, और आलाप में ही नानात्व जब आता है तो स्वरों का जो अलगाव है वो कान की बारीकी जिनमें हो वो पकड़ते, सब नहीं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि निरंतरता में एक व्यवस्था यह चाहिए, तो चाहे वाद्य से आवाज निकले चाहे उससे, उस आवाज में भी साथ में होगा, समान ध्वनि को पैदा करने की। इसीलिए वाद्य का, पैरों का, मुंह का, इन सब से जो ध्वनि निकले वह सब एक तान हो, मिलती हुई हारमोनियस हो, यह देखा जाता है। नहीं तो कहीं उस पर वो चले तो वो अलग हो जाता है। इसलिए ध्वनि का साथ में चाहिए। करता हूँ आक्रमण धर्म के दृढ़ दुर्गों पर, कवि हूँ नया मनुष्य मुझे यदि अपनाएगा, उन गानों में अपने विजय गान पाएगा जिनको मैंने गाया है। वैसे मुर्गों पर निर्भर नहीं सवेरा हूँ, लेकिन इतना झूठ नहीं है, अंधकार में बड़े सवेरे जहाँ कहीं वो बोला करता है, मुंह फेरे कोई पड़ा नहीं रह सकता है। फिर कितना उसमें अपना बल ही है, केवल निर्मल स्वर धारा उसकी अपनी है, जिसकी अजस्र कल कल में स्वप्न डूब जाते हैं जीवन के लघु पल में। और अब आखिर में हम आपको छोड़े जाते हैं तलत महमूद की मखमली आवाज के साथ। फिर तेरी याद आई, जाग उठा फिर दर्द मेरे सीने में। फिर तेरी याद आई, जाग उठा फिर दर्द मेरे सीने में। हंसते हैं सितारे देख के मेरे आंसू, हंसते हैं सितारे देख के मेरे आंसू। हाल मेरा सब जाने लेकिन जाने ना तू, साथी रे क्या मजा तेरे बिना जीने में। फिर तेरी याद आई, जाग उठा फिर दर्द मेरे सीने में। यादों के सहारे बीते न दिन हमारे, यादों के सहारे बीते न दिन हमारे। आजा जाने तमन्ना तुझको प्यार पुकारे, साथी रे क्या मजा
तेरे बिना जीने में। फिर तेरी याद आई जाग उठा के दर्द मेरे सीने में। फिर तेरी याद आई जाग उठा के दर्द मेरे सीने में। दोस्तों अब इजाजत दें। नमस्कार। स्वर निवेश। स्वर निवेश।